अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो आज हम लोग क्या जो है वो लीनियर कम्बिनेशन यानी GCD या लीनियर कम्बिनेशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने GCD को देखा था, हम लोगों ने GCD की बेसिक्स को देखा था, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे होती है, और उसमें वाई एंड वाट ढूंढने थे। यानी वाई एंड वाट ढूंढने का ये मतलब है कि हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि ये चीज़ क्यों और किस वजह से लिखी हुई है, और अगर इसकी पॉसिबिलिटी अगर डिफरेंट कर दी जाए तो उसका क्या असर हो सकता था। ये हमने एग्जांपल्स के ज़रिए उसकी डेफिनेशन को बड़े डिटेल में समझा था। तो आप लोग कोशिश करें कि पिछले लेक्चर देख कर आएँ ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि GCD जो है वो एज अ लीनियर कम्बिनेशन लिखा जा सकता है। तो मतलब वो क्या उस लीनियर कम्बिनेशन पे फिर क्या क्या असरात आएंगे, या वो कि क्या क्या कंडीशंस होंगी, हम लोग वो देखेंगे। आप लोग पहले जो है वो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, तो आप लोग पहले समझने की कोशिश करें कि GCD कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब पहले लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। वो क्या होती है कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी आपके पास अगर इंटीजर्स हों, ठीक है, क्योंकि हम नंबर थ्योरी में इंटीजर्स की ही बात करते हैं ऑब्वियसली। तो इंटीजर्स हों और फॉर एनी इंटीजर्स, तो एक्स और वाई कोई और इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई, ये आप लोगों के पास लीनियर कम्बिनेशन ए और बी का कहलाएगा। ये एक्स और वाई का भी लीनियर कम्बिनेशन है, लेकिन चले हम लोग शुरू से ए और बी लेते आ रहे हैं, तो मैंने इस वजह से ए और बी लिख लिया कि ए और बी का लीनियर कम्बिनेशन है। और एक्स और वाई कोई भी हो सकते हैं, ए और बी तो फिक्स होंगे ना जो आप लोग लेंगे। एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, वो हम लोग जब आगे GCD अगली वाली एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। लेकिन जो है आपके पास GCD जिस नंबर का निकाले हैं वो तो फिक्स ही रहने, अब वैसी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके एग्जांपल इस डेफिनेशन के मुताबिक पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम मिसाल है, हम लोग यूँ कहते हैं कि आप लोगों के पास एक नंबर है, यानी आप ए को ले लें, मिसाल है ए को ले लें 5, और जो बी है उसको ले लें, मिसाल है मैं जस्ट एन एग्जांपल ले लेता हूँ -7, ठीक है जी। अब हम लोगों ने इसका जिस जो है वो मतलब यानी कि बनाना है लीनियर कम्बिनेशन, तो हम लोग इसमें जो x है वो इज़ इक्वल टू, जस्ट सिंपलिसिटी के लिए मैं ज़रा छोटे छोटे ही ले रहा हूँ, x इज़ इक्वल टू 1 है, और जो y है वो आप लोगों के पास -1 हो जाएगा। तो जब आप क्या लिखेंगे, ax प्लस by इज़ इक्वल टू, a क्या है आप लोगों के पास 5 इंटू एक्स क्या है 1 प्लस -7 इंटू -1, तो आप लोग के पास क्या बन जाएगा, ये 5 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 13। तो ये आप लोगों के पास, सॉरी 12 आएगा यहाँ पे 12। तो ये आप लोगों के पास जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है, यानी यूँ कहा जा सकता है कि जो 12 है, 12 इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 5 एंड -7, ठीक है जी। यानी कि ये लिखा जा सकता है कि जो आप लोगों के पास 12 है वो आप लोगों के पास 5 और 7 -7 का एक लीनियर कम्बिनेशन है, सही हो गया। इसमें जो है आप लोगों के पास आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ चेंज करते चले जाएँ, आपके पास लीनियर कम्बिनेशन चेंज होते चले जाएंगे, यानी कि उन्हीं ए और बी के लिए आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक करोलरी भी हम लोग करेंगे, मतलब अब एग्जाम्पल करने के बाद एक थ्योरम करेंगे, और इसी पर बेस्ड हम लोग फिर एक करोलरी करेंगे, जिससे आप लोग को काफ़ी जो है वो इस एग्जांपल की समझ, यानी कि उसमें ये करेंगे ना, हम लोग ये कहेंगे कि जितने भी लीनियर कम्बिनेशन इसके मतलब यानी 5 और 7 का जो अब हम लोग जो GCD की बात करेंगे, तो जो 5 और 7 का GCD आएगा ना, मिसाल है मैं आप लोगों को जस्ट एज एन एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 12 5 और 7 का GCD नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मिसाल है, हम कह लेते हैं 5 और -7 का जो GCD था ना वो 12 था, ठीक है। अब हम लोग जो क्रॉलरी करेंगे, मैं क्रॉलरी की आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि उसके अंदर हम लोग इसके एक्स और वाई चेंज करके 5 और 7 के जितनी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन है ना वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उस सेट के अंदर। और फिर हम ये प्रूव करेंगे कि वो जो लीनियर कम्बिनेशन जितने भी बनेंगे इसके, वो इसी 12 का यानी कि जो GCD आता है इसी का ही कोई ना कोई मल्टीपल है, इंटेग्रल मल्टीपल है। और कन्वर्स करके हम लोग ये सपोज लेट करेंगे कि अब D है ना 12, अब 12 के जो जितने भी लीनियर मतलब मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे इस 5 और -7 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, ठीक है।
जब हम लोग ये क्रॉलरी करेंगे मज़ीद मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी बस जस्ट ओवरव्यू आप लोग समझ लें। तो इस एग्जांपल से अब हम लोग जो है वो ये करते हैं कि जीसीडी जो है ना, हम लोग ये फाइव मतलब जस्ट रफ एग्जांपल आप लोगों को स्टेप समझाने के लिए कि अगर आप लोगों ने जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आप लोगों को 1-2 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसके बाद हम लोग फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्क्रीनशॉट मैं इस वजह से दिलवाता हूँ ताकि आप लोगों के साथ साथ नोट्स भी बनते रहें, आप लोगों को स्पेशल कोई पीडीएफ या कुछ और चीज़ मंगवाने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक फ़ोल्डर अलहदा बना लें मोबाइल के अंदर। तो बस जब आप लोगों को देखें कि इसकी प्लेलिस्ट जो है वो मुकम्मल होगी, उनको सिलेक्ट करके तरतीब से आप लोग उनका एक पीडीएफ बना लीजिएगा, तो आप लोगों के नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। तो वरना आप लोग ख़ुद भी लिख सकते हैं नोट्स इधर से देख कर, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बल्कि मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग ख़ुद साथ साथ एक दफ़ा लेक्चर लेके ख़ुद लिखें, ताकि आप लोगों के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए, नोट्स भी बन जाएंगे। तो अब हम लोग करते हैं, और नोट्स पर ये कोशिश किया करें कि नोट्स पर जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ एग्जैक्टली ये चीज़ें ना करें। इधर से चीज़ें समझ के अपने कंसेप्ट जो हैं, यानी इन इधर से चीज़ें समझ के जो आप लोग के कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लेक्चर एक दफ़ा सुने, बेशक 2 दफ़ा सुन लें, 3 दफ़ा सुन लें, ना समझ आए तो। लेकिन ये है कि आप लोग जो लेक्चर ये सुन के आप लोग फिर एग्जाम्पल हू बहू ये वाली ना लिखें। आप लोग अपने तरफ से कोशिश करें कि आप लोग एग्जाम्पल, हाँ, एक दफ़ा ये वाली एग्जाम्पल लिख लें, फिर इनसे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स कर लें, ताकि आप लोगों के ज़हन में कंसेप्ट बैठ जाए। चलिए, हम लोग एग्जाम्पल अब शुरू करते हैं। हम लोग 52 और 72 दो इंटीजर्स हैं, हम लोग इनका यानी कि जीसीडी पहले निकालेंगे, और जीसीडी के साथ साथ फिर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। और इसका जो जीसीडी है मैं डिवीजन वाले तरीके से निकालूंगा। अब जीसीडी जो है आप लोग छोटी क्लासेस में किस तरह पढ़ते थे कि जीसीडी आप लोग यूँ पढ़ते थे कि आप लोग इकट्ठा एक ही स्टेप में मतलब सारा सॉल्व करते थे। ठीक है, अब वो कैसे है देखें। वो ऐसे आप लोग सॉल्व करते थे, मिसाल है 52 और यहाँ पर 52 है और ये 72। ठीक है जी, हम लोग करते थे जी 1 है, यहाँ पर आ गया 52। ठीक है, यहाँ पर 20 बचा, फिर हम लोग यूँ करते थे इधर 52। ठीक है जी, अब यहाँ आप लोगों के पास 2 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, यहाँ पर बचा आप लोगों के पास 12। अब यहाँ पर आप लोग 20 कर देते थे, और यूँ करके आप लोग एक स्टेप में फाइंड करते थे। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, ये जो एक स्टेप बना है इसको अलहदा लिखूंगा, ताकि हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन वाले जो स्टेप्स बना सकें। फिर मैं ये वाली जो इटरेशन बनेंगी इसको अलहदा लिखूंगा, जो इधर से बनेगी वो उसको अलहदा लिख दूंगा। ठीक है, और अलहदा अलहदा करके फिर हम लोग साथ साथ प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, पहली इटरेशन की कि 52 इंटू 72। अब 1 पे गया तो वो 20 रिमाइंडर बचा। अब इसको डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से हम लोग लिखेंगे, वो क्या आएगा, 72 इज़ इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमाइंडर में हम लोगों ने इक्वेशंस रिमाइंडर में लिखनी है, याद रखिएगा, इक्वेशंस आप लोगों ने रिमाइंडर में लिखनी है। यानी डिवीजन एल्गोरिदम से एक दफ़ा इस तरह लिख लिया, और फिर आप लोगों ने क्या लिखा, रिमाइंडर के इक्वली। अब रिमाइंडर के इक्वली आ गया। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्टेप ये किया है कि 52 को इधर लेके आया हूँ ना, यानी कि यहाँ पर ये हुआ ये है कि अब ये वाली जो इक्वेशन है ये आप लोगों के पास क्या थी, 72 इंटू 52 इंटू 1 प्लस 20। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, जिस तरह ब्रैकेट्स आएंगी इसी तरह रखना है। वो क्यों रखना है, वो आप लोगों को जब एग्जाम्पल मुकम्मल कर चुके होंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये आ गया आप लोगों के पास, ये हुआ ये यूँ था कि ये 72 माइनस 52 इंटू 1 आया था, और ये इज़ इक्वल टू 20 आया था। तो यहाँ पर 20 इज़ इक्वल टू 72 रखा, और ये प्लस 52 इंटू -1 कर लिया। यहाँ पर प्लस ही रखें, कोशिश करें, नहीं तो माइनस भी रहेगा, तो एंड पर जाके फिर वो यही काम जो आप माइनस को इधर मतलब इस 52 के अंदर लेके जा रहे हैं, वही हम लोग एंड पे जाके कर लेंगे। नहीं तो आप लोग इस तरह भी कर लें तो वो भी बेहतर है, वो बेहतर है बल्कि ये वाला। अच्छा, अब आप लोगों ने सेकंड इटरेशन की 20 इंटू यानी कि 52 को अंदर रखा, 20 जो रिमाइंडर आया था वो आगे हल किया, इस तरह इटरेशन की। अब ये स्टेप बन गया आप लोगों के पास। अब डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक ये लिखा जा सकता है 52 इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखा। आप लोगों ने इसको उधर लेके गए, वो 20 यानी कि -20 इंटू 2 बनता था, माइनस को इधर 2 के साथ एडजस्ट करके आप लोगों ने क्या कर लिया, 12 इज इक्वल टू 52 प्लस 20 इंटू -2 कर लिया। इसी तरह आप लोगों ने क्या किया, 12 को अंदर रखा, ये 120 नहीं है, ये आप लोगों के पास 20 हो गया, तो 12 इंटू 20 ये 1000। ये आप लोगों के पास इसी तरह इसको आप लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, रिमाइंडर वाली शक्ल दे ली। इसी तरह जो लास्ट स्टेप बनता था, और ये वहाँ तक करना है जहाँ पर जाके रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो था, अब इससे अगले स्टेप के अंदर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 8 ये पूरा पूरा डिवाइड करके ये आप लोगों के पास कैंसिल कर देगा। इसका मतलब यानी क्या, रिमाइंडर 0। तो इससे एक पिछले स्टेप तक, और फिर ये वाला जो आता था ये आप लोगों के पास GCD आता था। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये आप लोगों के पास
52 इंटू 72 का जो GCD है वो बेसिकली 4 आता है। अब हम लोग ये शो करेंगे कि 4 इसके किसी लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाता है और फिर हम लोग थ्योरम की मदद से ये शो करेंगे कि वो जो GCD का लीनियर कम्बिनेशन आता है वो सबसे छोटा लीनियर कम्बिनेशन आता है। तभी फिर वो एक क्रॉलरी बनती है कि उसके उस लीनियर कम्बिनेशन के जितने भी पॉसिबल मल्टीपल्स हैं वो सारे एक सेट बना लें, वो D के इक्वल हो सकते हैं, वो सारे वो जो जब हम क्रॉलरी करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बारी बारी जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन उठानी है, चाहे जो भी आप लोग मतलब सॉल्व करें, जो GCD अब इसके अंदर GCD इन्वॉल्व है 4, तो ये वाली इक्वेशन उठाएंगे। इससे अगली के लिए तो अब अगर ये वाला करता तो इसके लिए क्या बननी थी आप लोगों के पास, 8 इज इक्वल टू 4.2 प्लस 0। तो 0 तो रिमाइंडर आप लोगों ने लेना ही नहीं, आप लोगों ने तो रिमाइंडर को GCD वाला लेना है। तो GCD आप लोगों के पास 4 था, तो वो लास्ट इक्वेशन उठानी है आप लोगों ने। तो वो लास्ट इक्वेशन मैंने जो उठाई है वो आप लोग अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आप लोगों को 1-2 सेकंड देता हूँ ताकि फिर हम लोग फर्दर आगे मूव कर सके। हाँ जी, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब जो मैंने लास्ट इक्वेशन आई थी वो ये इधर लिख लिया कि 4 इज़ इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू -1। अब रिमाइंडर्स की जो अब पीछे पीछे जो रिमाइंडर्स वाली इक्वेशंस को आप लोगों ने नंबरिंग दी थी, ये जो आप लोगों ने नंबरिंग दी थी, किधर गई ये वाली, ये जो आप लोगों ने नंबरिंग दी हुई है, अब ये वाली रिमाइंडर्स बारी बारी इस तरह पुट करने और आप लोगों का आंसर आता चला जाएगा। चलिए मैंने अब एडजस्ट कर लिया है। अब हम लोगों के पास लास्ट इक्वेशन ये बनी थी GCD वाली। अब ऊपर वाला रिमाइंडर कौन सा था, मतलब इस वाली इक्वेशन से ऊपर वाला रिमाइंडर 8 वाला था। अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, इस 8 की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, अब 8 की वैल्यू ये थी, ब्रैकेट्स उसी तरह ही रखनी है। ठीक है जी, तो यानी कि आप यूँ समझ लें कि आप लोगों के पास 4 में रिमाइंडर 8 आ रहा है ना, मतलब पिछला रिमाइंडर 8 था, अब 8 में पिछला रिमाइंडर 12 है, अब 12 में अब ये वाली 52 जो बाहर वाले नंबर्स हैं ये आप लोगों ने इसी तरह बरकरार रखने हैं, और जो प्लस माइनस होकर मल्टीप्लाई होकर नंबर्स आएंगे वो इन ब्रैकेट्स में चेंज करते रहने हैं, लेकिन ये बाहर वाले नंबर बरकरार रखने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास 8 की वैल्यू पीछे थी आप लोगों के पास 20 इंटू 12 -1, तो वो आप लोगों ने 20 इंटू 12 यानी 20 प्लस 12 इंटू -1 लिख ली। अब आप लोगों ने क्या किया, मैंने कहा कि ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज़ जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट्स जो बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये वाली ये आप लोगों ने सेम रखनी है। तो ये 12 इंटू चले +1 कर दिया है, आगे जो केस ने ऐड होना है तो इसलिए मैंने 12 यहाँ पर +1 ही था तो इस वजह से +1 कर दिया। 20 इंटू -1 और ये 12 इस तरह आया, और ये +1 -1 ये +1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से 12 को कॉमन लिया, 1 + 1 2 आ गया, तो 12 इंटू 2 प्लस 20 इंटू -1। ठीक है, अब जो इस 8 वाली वैल्यू पुट कर ली, अब इसके अंदर रिमाइंडर लेटेस्ट आप लोगों के पास पिछला रिमाइंडर कौन सा है, पिछला बिल्कुल कंजक्टिव, वो आप लोगों के पास 12 वाला था, ये वाला। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो मतलब ये जो लेटेस्ट आप लोगों के पास इक्वेशन आई है ये वाली, अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने 12 की वैल्यू उधर से डालनी है। उधर से 12 की वैल्यू बनती है 52 प्लस 20 इंटू -2। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आप लोगों ने जब इधर रखी है तो आप लोगों के पास क्या आ गया, अब ये 2 इसके साथ 52 इंटू 2 बन गया, और ये 20 आप लोगों के पास ऐसे आ गया, और ये 2 इंटू 2 -4 आ गया। अब प्लस 20 इंटू -1, अब इनमें से 20 कॉमन लिया, -5 आ गया यहाँ पे, और ये चीज़। अब पिछला रिमाइंडर इधर कंजक्टिव कौन सा था, 20 था, जो कि आप लोगों के पास लास्ट रिमाइंडर बनेगा, लास्ट रिमाइंडर वाली इक्वेशन बनेगी। अब ये वाली वैल्यू आप लोगों ने इधर डाल देनी है इस 20 की जगह, सॉरी इसके अंदर। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर जब आप लोग वैल्यूज डालेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 52 इंटू 2 SH, ये 20 यानी 72 प्लस 52 इंटू -2 आ गया, और ये -5 आ गया बाहर। अब -5 ये 72 इंटू -5 52 इंटू ये -1 -1 प्लस 5 आ गया। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने 52 कॉमन लिया तो ये 2 + 7 आ गया, और ये 72 इंटू ये -5 आ गया। ठीक है जी, अब आप लोगों के पास ये प्रूव हो गया, ये लीनियर कम्बिनेशन आ गया है, यानी कि इसमें x की वैल्यू जो है वो 7 है और y की वैल्यू आप लोगों के पास -5 है। तो तब आप लोगों के पास 4 इज इक्वल टू 52x इंटू 72y, ये आप लोगों के पास एक लीनियर कम्बिनेशन बन चुका है 4 का, और 4 चूँकि 52 और 72 का GCD था आप लोगों ने फाइंड किया है पीछे, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर ये क्या हो गया कि ये एक लीनियर कम्बिनेशन बन गया है 52 और 72 का 4 के, यानी कि उसके GCD के हिसाब से। अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के ज़रिए मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि इसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास 4 ही आता है। तो 52 इंटू 7 प्लस 72 इंटू -5,
तो ये देखें आप लोग, मैंने चले मैं कुछ और कैलकुलेशन कर रहा था तो उसमें 4 पे फिक्स किया, मैंने 4 डिजिट तक फिक्स किया था तो इस वजह से है। लेकिन ये बेसिकली आप लोग के पास आंसर 4 ही लिखा हुआ है, यानी 4.00 का मतलब 4 ही होगा। तो ये आप लोगों के पास ये प्रूव भी हो गया कि आंसर इनका 4 भी। यूँ चेक भी कर सकते हैं आप लोगों ने जो लास्ट लीनियर कम्बिनेशन निकाला है, इसी तरह उसको कैलकुलेटर पर हल करके देखें क्या जो आप लोगों के पास GCD जिसके बराबर आप प्रूव कर रहे थे वही आता है या नहीं। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं पर आपने गड़बड़ की है, वरना तो अब ये इस तरह मतलब इस पैटर्न पे आप लोग जितने भी आगे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग इससे डिफरेंट नंबर्स लेके इनको GCD निकाल के लीनियर कम्बिनेशन में कन्वर्ट करके देखिएगा। थोड़े बेशक बड़े नंबर्स ले लीजिएगा ताकि आप लोगों के स्टेप ये ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज हो जाए, आप लोगों को प्रॉपरली इसकी समझ आ जाए। अच्छा चलिए, हाँ अब हम लोग जो है वो थ्योरम स्टार्ट करते हैं अपना। अब ये थ्योरम क्या कहता है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद जो है हम लोग आगे इसको प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, यानी ए और बी इंटीजर्स हैं। अब जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ज़रा जो है वर्डिंग में लिखी हुई है और मैंने इसको कोशिश की है ज़रा कंसाइज करने की, यानी कि से यूँ कह लें कि मैंने उस वर्डिंग को बस जो वर्डिंग उधर लिखी ही है उसी वर्डिंग को मैंने इधर जो है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है। वो क्या है कि आप लोगों के पास इफ़ ए कामा बी इज़ एक जो है वो इंटीजर्स हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉन ज़ीरो। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन ज़ीरो का क्या मतलब है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग लास्ट लेक्चर लाजमी देख कर आए ताकि आप लोगों को इधर समझ आ जाए। मैं फिर इधर रिकॉल कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि दोनों में से, यानी ये इक्वेशन बेसिकली ये कह रही है कि एक वक्त में साइमल्टेनियसली ए और बी ज़ीरो नहीं है, यानी कि दोनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो लाजमी होगा। ये इक्वेशन ये कह रही है, क्योंकि देखें ना आप लोग अगर ए को ज़ीरो रखते हैं तो बी स्क्वायर बी नॉन ज़ीरो आ जाएगा इधर से, ठीक है। तो देखें ना किस तरह आएगा, वो इस तरह आएगा। देखें आप लोगों के पास इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन ज़ीरो। अगर ए को ज़ीरो रखते हैं तो बी स्क्वायर इज़ नॉन ज़ीरो आएगा, यानी दिस इम्प्लाई दोनों तरफ रूट लेंगे तो बी इज़ नॉन ज़ीरो। अगर ए को ज़ीरो रखते हैं तो वो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगी ए इज़ नॉन ज़ीरो। यानी कि एक वक्त में आप लोगों के पास ये इक्वेशन ये बता रही है कि आप लोग यूँ भी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं विद बोथ ए एंड बी नॉट ज़ीरो साइमल्टेनियसली, वो जिस तरह आप लोग वर्डिंग बना लें। अब जो बुक में वर्डिंग लिखी हुई है कि नॉट बोथ विच आर नॉट बोथ ऑफ विच आर ज़ीरो, जो बुक में रीडिंग लिखी है, आप लोग बुक भी जो है वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो बुक का नाम मैंने आप लोगों को पहले बता दिया हुआ है लास्ट लेक्चर में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, और डी जो है वो ए और बी का GCD होगा, ठीक है जी। यानी हम लोगों ने लेट कर लिया है क्योंकि हम लोगों ने GCD को ही बनाना है, तो हम लोगों ने कोई ना कोई नंबर लेट तो करना था। हम लोगों ने ए और बी के GCD को डी कह लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो अब आप लोगों के पास क्या आ गया, देन डी इज़ द स्मॉलेस्ट। अब आगे थ्योरम शुरू होगा कि जो डी है ये ए और बी का स्मॉलेस्ट लीनियर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव भी होगा लीनियर कम्बिनेशन। क्योंकि देखें ना पॉजिटिव क्यों होगा, आप लोग जो लास्ट एग्जांपल देखी है उसके अंदर ये वाली साइड जो है ये इसने आंसर इस साइड के इक्वल देना। अब ये इस साइड पे तो GCD है। अब GCD होता भी आप लोगों के पास यूँ कह लें कि मतलब यानी कि पॉजिटिव है, जिस वजह से अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव है, जिस वजह से इस लीनियर कम्बिनेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव का वर्ड यूज़ हुआ है। अब ये लीनियर कम्बिनेशन हो गया। अब स्मॉलेस्ट की बात किस वजह से की गई है, अब स्मॉलेस्ट की बात देखें। स्मॉलेस्ट की बात इस वजह से की गई है, स्मॉलेस्ट का मतलब ये है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट कहने का मतलब ये है कि यानी जो एक्स और वाई जो इंटीजर्स थे इस लीनियर कम्बिनेशन के अंदर, ये स्मॉलेस्ट होंगे जिसके लिए ये लीनियर कम्बिनेशन GCD के बराबर होगा। बेसिकली ये है, यानी कि वो ये जो स्मॉलेस्ट की बात की गई है ये, क्योंकि देखें ना आप लोगों के पास इंटीजर्स का प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट कब होगा, जब आप छोटे इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग अगर 5 और 7 का प्रोडक्ट लेते हैं वो ऑब्वियसली छोटा होगा 9 और 10 के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इस वजह से इसी तरह आप लोग सम भी देख लें, छोटे इंटीजर्स का सम छोटा होगा बड़े इंटीजर्स के सम से, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप लोग इस चीज़ को देखें तो इस वजह से अगर ये देखा जाए कि अगर आप लोग यहाँ पर 52 और 72 यानी यूँ अगर ए और बी ये तो फिक्स रहेंगे, सिर्फ एक्स और वाई ने चेंज होना है, वो डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम एक्स और वाई पे कंडीशन लगा दी कि आप एक्स और वाई को स्मॉलेस्ट कर दें तो आप लोगों के पास जो लीनियर कम्बिनेशन का आंसर होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। यानी कि अगर एक्स और वाई यानी कि यहाँ पर 5 और 7 से कोई और छोटे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो आंसर 4 के बराबर दें। हाँ बड़े एग्जिस्ट कर सकते हैं आप लोग, जिस तरह मैंने वो एग्जांपल दिया, आप लोग एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज करते चले जाएँ,
तो आप जो हैं वो इन्हीं के मल्टीपल्स ले लें, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके आप लोग इधर 4 के बराबर बना सकते हैं। मतलब अगर आप जितना इधर बढ़ा रहे हैं इतना इधर कम कर दें, इस यूँ करके एडजस्टमेंट करके आप 4 के बराबर बना सकते हैं। बट जो है आप लोग यूँ कह लें कि एक्स और वाई 7 और -5 से छोटा नहीं ले सकते, जिसके लिए बड़ा ले सकते हैं, वो एडजस्टमेंट हो सकती है। इनसे छोटा नहीं ले सकते जो आंसर 4 दे। अब ये थ्योरम ये बेसिकली कह रहा है। अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब प्रूफ है कि हम लोग कोई एक एस सेट लेंगे, ठीक है जी। प्रूफ ये है कि यानी कि हम लोग ये जो लीनियर कम्बिनेशन है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशंस का एक सेट ले लेंगे। हम लोग ये प्रूव करेंगे, पहले ये प्रूव करेंगे कि क्या ऐसा सेट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। फिर हम लोग सेकेंडली प्रूव करेंगे कि क्या जो हम लोगों ने सेट लिया है ये वाक़यातन हम लोगों ने सही सेट लिया है या गलत सेट लिया है। यानी दोनों बातें एक ही हैं। यानी यूँ समझ लें कि हम लोग इसी जो चीज़ प्रूव करनी है उसको सपोज़ कर लेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे कि जो हम लोगों ने सपोज़ किया है वो हमारा काम ठीक है। अश्योरिटी देंगे कि मैथमेटिकल अश्योरिटी देंगे कि वो ठीक है। तो इस तरह फिर हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। हम लोगों ने क्या कर लिया कि लेट अस कंसीडर अ सेट, इन जो पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशंस थे इनका एक सेट बना लिया। अभी स्मॉलेस्ट वाली बात नहीं, स्मॉलेस्ट आ गया आप लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ के बाद आएगा स्मॉलेस्ट। आप लोग समझ लें कि आपने पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशंस थे ए और बी के, यानी जितने भी पॉसिबल लीनियर अभी जीसीडी की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ ये है कि ए और बी के जो जितने भी पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशंस पॉसिबल थे ना, यानी कि यूँ समझ लें कि ए और बी के जिन जिन यानी कि लीनियर कम्बिनेशन से आंसर पॉजिटिव आता था ना, आप लोगों ने वो सारे के सारे एक सेट में बंद कर लिए हैं, जिसको आप लोगों ने एस का नाम दे दिया है। यानी कि यूँ कह लें एक्स इज़ इक्वल टू, अब वहाँ पे पीछे हम लोग एक्स और वाई पढ़ते आ रहे थे, हम लोगों ने चले मैंने बुक से मैच करने के लिए सिर्फ जो है वो यूर वे ले लिया। आप एक्स और वाई में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, ए इंटू यू प्लस बी इंटू वी, ए भी वो होंगे और एक्स और वाई की जगह यू और वी एक्सचेंज हो गए हैं। अब ये जो लीनियर कम्बिनेशन है इसको पॉजिटिव करने के लिए ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है जी। और यू और वी आप लोगों के पास इंटीजर्स हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर क्या हो गया, अब हम लोगों ने पहले ये प्रूव करना है कि जो हम लोगों ने सेट लिया है क्या ये वाकईतन सेट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सेट है ये नॉन एम्प्टी नहीं है, सॉरी नॉन एम्प्टी है, यानी एम्प्टी नहीं है। सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं जो इस लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल के हैं और हमारे पास वो पॉजिटिव भी होगा लीनियर कम्बिनेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम लोग ना ए और बी में से ही कोई चुन लेते हैं, ठीक है जी, और उसका लीनियर कम्बिनेशन जो है वो प्रूव करवा देंगे। यानी यूँ समझ लें कि आप लोग कोई ऐसा लीनियर कम्बिनेशन ढूंढें जिसको जो है सॉल्व करने से ए या बी में से कोई नंबर बन जाए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो लीनियर कम्बिनेशन में ही आएगा। क्योंकि देखिए ए और बी सेट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर हम यू और वी की कुछ ऐसी वैल्यू एडजस्ट करके लें कि जिससे आंसर या ए बन जाए या बी बन जाए, तो वो ऑब्वियसली इस सेट के अंदर इस शक्ल का लिखा जा सकता है, तो वो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास इस सेट के अंदर। और ए और बी आप लोग जो हैं वो मतलब आगे हम प्रूव कर चेक करते हैं, तो वो पहले आप ए को पॉजिटिव सपोज कर लेंगे। चलिए मैं आप लोग को आगे ले ही चलता हूँ। अब हमें गिवन क्या है, स्टेटमेंट में गिवन है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि या तो ए नॉन ज़ीरो होगा या बी, मतलब कहा तो मैंने ये था ना कि ए और बी दोनों में से कोई भी एक वक्त में ज़ीरो नहीं होगा। अगर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में या दूसरी वर्डिंग में इसी बात को सोचें, जो यानी कि हम सर पकड़े या पाँव पकड़े, बात तो एक ही है। तो इस वजह से हम लोग जो पहले हम लोगों ने सर पकड़ के बात कर रहे थे, अब हम लोग पाँव पकड़ के बात कर लेते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास कि ए स्केयर और बी स्केयर नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि दोनों में से कोई ना कोई जो है वो यानी कि एक नॉन ज़ीरो लाजमी होगा। तो हम लोग क्या कह लेते हैं कि ए और बी इज़ नॉन ज़ीरो। तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, यानी कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब ये है कि हम चाहे हम ए को नॉन ज़ीरो ले लें चाहे बी को नॉन ज़ीरो ले लें, जनरल रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। तो इस वजह से हम लोग ये WLG का मतलब है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हम लोग क्या करते हैं ए को नॉन ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। आप बी को नॉन ज़ीरो लेकर भी कर सकते हैं, वो भी मैं ये बी नॉन ज़ीरो के लिए करने के बाद वो बी वाला भी मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ए नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, ठीक है जी। अब जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है या इंटीजर्स की प्रॉपर्टी तीन होती हैं कि या तो एक नंबर जो है वो चलें उस चीज़ को छोड़ें, वो तो इससे डिस्कशन ही अलग चली जाएगी। अब यूँ समझ लें कि अगर एक नंबर जो है वो या तो पॉजिटिव होगा
या वो नेगेटिव होगा या वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर एक नंबर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो पीछे दो ही पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं, या तो वो ना पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। तो हम दोनों केसेस के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अब ए चूँकि नॉन ज़ीरो था तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी ये कह कर नहीं आए कि आप लोगों के पास ए पॉजिटिव होना चाहिए या बी पॉजिटिव, ए और बी पे कोई कंडीशन नहीं लगाई हम लोगों ने। अब ए के ऊपर नॉन ज़ीरो वाली कंडीशन तो प्रूव हो गई है कि ए नॉन ज़ीरो है, तो अब पीछे दो ही पीछे पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं, या वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा। हम पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर ए पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव होने का मतलब ये है, आप देखें एक चीज़ गौर करें, पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो आप लोगों के पास बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये होगा कि वो नॉन नेगेटिव, आई एम सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि ऐसे इंटीजर्स जो जिस सेट के अंदर जो है वो, ये पीछे मैं एक दो दफ़ा बता भी चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, अब ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होंगे जो होंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन उनके अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह आप लोग के पास पॉजिटिव इंटीजर के साथ का कुछ मिलता जुलता नॉन नेगेटिव कहा जाता है। अब नॉन नेगेटिव भी नाम से तो यूं ही जाहिर हो रहा है कि आप लोगों के पास वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ज़ीरो भी नॉन नेगेटिव होता है या नॉन पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से जब नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव की बात की जाएगी तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जब पॉजिटिव या नेगेटिव की बात की जाएगी उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये मैं पीछे भी आप लोगों को एक दो दफ़ा बड़ी एग्जाम्पल में डिटेल में बता चुका हूँ, तो मैंने दोबारा बता दिया। अब आप लोगों के पास क्या होगा कि ए और बी यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव है तो इस वजह से इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन नहीं है, सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन लगाई गई है। अब यहाँ पर अगर आप ए को अगर एक लीनियर कम्बिनेशन आप लोग बनाते हैं, क्योंकि आप लोग लीनियर कम्बिनेशन यू प्लस ये ले रहे हैं, मतलब ये वाला, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ऐसा यानी ए और बी में से कोई चूज़ कर लें, और उसमें से इसी, क्योंकि ए और बी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं तो इस वजह से हम लोगों को आसानी रहेगी बताने में। तो आप लोग लीनियर कम्बिनेशन किस तरह का था, ए यू प्लस बी वी। अगर आप यू की जगह वन ले लें, यू की जगह वन ले लें और वी की जगह ज़ीरो, क्योंकि यू और वी तो आप लोगों को पता है कि यू और वी आप लोगों के पास इंटीजर्स, हम इंटीजर्स तो कुछ भी लिए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने पर्टिकुलर चॉइस ये कर ली कि यू को वन कह लें, वी को ज़ीरो कह लें, इस लीनियर कम्बिनेशन के अंदर पुट करें तो इस लीनियर कम्बिनेशन का आंसर ए इंटू वन प्लस बी इंटू ज़ीरो, ये आप लोगों के पास ए के इक्वल आएगा। ठीक है, और ए को आप लोग ये कह भी चुके हैं कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मतलब कि इस लीनियर कम्बिनेशन का इन यू और वी की चॉइसेस के लिए आंसर ए आ रहा है और वो पॉजिटिव है, जो कि आप लोग पहले कह चुके थे। तो इसका मतलब कि जो ए है ये इस लीनियर कम्बिनेशन की इक्वल है, यानी ये जो ए है ये इस लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल का भी है और ये पॉजिटिव भी है, तो इधर से ये फिर एस के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो ए के अंदर एलिमेंट एक, यानी एस के अंदर एक एलिमेंट ए आएगा और एस नॉन एम्प्टी यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोग अगर नहीं समझ आई तो एक दफ़ा दोबारा पीछे वीडियो लगा के जो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, ए को नेगेटिव लूँगा और उसके लिए प्रूव करूँगा। हाँ जी, तो मैंने अब क्या किया, मैंने ए को नेगेटिव ले लिया, पहले वाले में पिछले लास्ट में मैंने पॉजिटिव लिया था, मैंने अब ए में नेगेटिव ले लिया। अगर ए नेगेटिव होगा तो माइनस ए पॉजिटिव होगा, बिकॉज देखें जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग यूँ ले लें कि मतलब ए इज़ लेस देन ज़ीरो, तो जब माइनस को दोनों इनइक्वालिटीज़ में दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो है वो आप लोगों के पास इनइक्वालिटी उलट जाती है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को पर्टिकुलर एग्जांपल से दिखा देता हूँ। मिसाल है, आप लोगों के पास 3 इज़ लेस देन 5 लिखा है, तो जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस इनइक्वालिटी को ट्रू बनाने के लिए हमें इसको अब मोड़ना, यानी कि यूँ कह लें कि बिल्कुल ही जो है वो इन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से हमें फिर यहाँ पर आंसर ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि -5 -3 से छोटा होता है। ठीक है, तो अब इस वजह से फिर जो ही आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो माइनस ए पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर यू और वी जिस तरह आप लोगों ने पिछले में किया था इसी तरह यू और वी की चॉइस आप चेक करेंगे। अब यानी कि आप लोग दोबारा कंसिडर कर लें यहाँ पर ए यू प्लस बी वी। ठीक है, अब u को जो है वो इसके अंदर u को -1 ले लें और जो v है वो 0 ले लें। अगर आप u को -1 लेते हैं a इंटू -1 और प्लस b इंटू 0, तो यह आएगा -a के बराबर, और -a आप लोग ये कह चुके हैं कि -a आप लोगों के पास पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आप लोगों ने एक ऐसा लीनियर कम्बिनेशन ढूंढ लिया है जो पॉजिटिव भी है, और यानी एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया है जो पॉजिटिव भी है और इसकी लीनियर एस के अंदर जो लीनियर कम्बिनेशन आते हैं उनकी शक्ल का भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर ये क्या होगा, सिमिलरली पिछली
डिवीज़न की तरह माइनस ए इस लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होगा, यानी कि इस चॉइस के लिए यू और वी की इस चॉइस के लिए ये वाला लीनियर कम्बिनेशन माइनस ए के बराबर होगा। और ये वाला लीनियर कम्बिनेशन चूँकि माइनस ए इसकी शक्ल का है और ये पॉजिटिव भी है, तो एस के अंदर जिस तरह के एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है माइनस ए, तो माइनस ए एस में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब माइनस ए एस में बिलोंग करेगा, इसका मतलब एस नॉन एम्प्टी है। यानी कि आप लोग चाहे एस को, यानी कि जो इंटीजर ए था उसको आप चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, वो एस में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्री हो गया, अल्टीमेटली एस नॉन एम्प्टी होगा। यानी कि एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो हमें मिल गया है ना, जो कि उस एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद है, यानी जो एस सेट हम लोगों ने कंसीडर किया था उसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो, अब हम इस सेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, उसी शक्ल को उसी चीज़ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी बनानी है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, वो मैं भूल गया। अच्छा जी, तो अब आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों ने जो लास्ट में आप लोगों को, मैं चले अलग पेज पर लिख लेता हूँ, बार बार पेज पीछे फोल्ड करने से। जो पिछला सेट था आप लोगों के पास वो क्या था, एस इज़ इक्वल टू ए यू प्लस बी वी सच दैट ए यू प्लस बी वी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जहाँ पर आप लोगों के पास यू और वी जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स में से। ये आप लोगों के पास प्रीवियस सेट था। अब देखें, ए यू प्लस बी वी, ए भी इंटीजर है, यू भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है और वी भी इंटीजर है, तो इनका सम और प्रोडक्ट बी वी, ये भी आंसर एक इंटीजर देगा। ठीक है, ये हम लोग मिसाल है वो इंटीजर टी आता है, इसको सॉल्व करने से इंटीजर टी आता है, क्योंकि देखें आप जिस तरह ये था यू और वी की डिफरेंट चॉइसेस के लिए आंसर एक इंटीजर माइनस ए आया था, पिछली में ए आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर एक इंटीजर आया था। और इस इंटीजर अगर इसकी जगह टी पुट करते हैं तो ग्रेटर देन ज़ीरो। अब टी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि जो टी बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स में से, ऑब्वियसली इस चीज़ का मतलब यूँ भी लिया जा सकता है कि टी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में से, क्योंकि नेचुरल नंबर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग यूँ कह सकते हैं कि एस के अंदर ऐसे इंटीजर्स आ रहे हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी एस के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, और वो पॉजिटिव इंटीजर किस शक्ल के हैं, वो इस शक्ल के हैं। तो उसी पिछली डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह लिख लिया कि एस के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, और उन इंटीजर्स के ऊपर कंडीशन क्या है कि वो इंटीजर सच दैट टी जो है वो इस शक्ल का है, ए यू प्लस बी वी का, और जहाँ पे यू और वी आप लोगों के पास इंटीजर्स हैं, ऑब्वियसली ए और बी भी इंटीजर्स ही हैं। तो इस वजह से अब देखें, मैंने ये लिखने का मकसद ये था कि मैंने इसको इस सेट एस को नेचुरल नंबर्स का सबसेट बनाना था, इस वजह से। अब जितने भी आप लोगों के पास नंबर्स हैं वो उनमें से कुछ नंबर्स होंगे जो इस लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल के होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ कि आप लोगों के पास ए और बी की कोई ऐसी चॉइस ले लेते हैं जिनके लिए वो आप लोगों के पास एस में बिलोंग ही ना करे, यानी कि आप लोगों के पास आंसर नेगेटिव आ जाए। मैं मिसाल देता हूँ, आप लोगों के पास, आप यू और वी को दोनों को -1 ले लें, आंसर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग ले लें ए यू प्लस बी वी, यू और वी दोनों ही -1 ले लें, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म -1 ले लें, तो वो माइनस इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसका मतलब कि जो लीनियर कम्बिनेशन का आंसर आया है वो नेगेटिव आ गया है। जब लीनियर कम्बिनेशन का आंसर नेगेटिव आएगा वो तो एस में से बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि एस में तो पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन आ रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग कुछ के लिए, यानी कि कुछ जो है वो उनके लिए आंसर पॉजिटिव आएंगे, तो वो जो कुछ थे उनका एक सेट बनाया था, तो ऑब्वियसली वो सारे में से कुछ कम ही होंगे, तो इस वजह से वो फिर एस जो है वो नेचुरल नंबर, और चूंकि वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव नंबर तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स भी होते तो हैं चले, लेकिन वो आप लोगों के पास उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। लेकिन यानी कि अल्टीमेटली यूँ कह लें कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो टी अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉजिटिव इंटीजर का भी सबसेट माना जा सकता है, नेचुरल नंबर्स का भी सबसेट माना जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला सेट जो है, इस सेट के अंदर कुछ थोड़े एलिमेंट आएंगे इस नेचुरल नंबर के, कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर्स आएंगे, सारे नेचुरल नंबर्स नहीं आ सकते। वो क्यों नहीं आ सकते मैंने अभी रीज़न बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास ये वाला सेट नेचुरल नंबर्स का सेट सब सेट लिया जा सकता है, और आप पीछे प्रूव कर भी चुके हैं कि वो नेचुरल नंबर्स जो ये एस जो है वो नॉन एम्प्टी भी है। तो अगर किसी सेट के ऊपर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं कि वो किसी वेल ऑर्डर्ड सेट, यानी नेचुरल नंबर का सेट बेसिकली वेल ऑर्डर्ड सेट, अब ये वेल ऑर्डर्ड सेट, ये वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ये रियल एनालिसिस की जो है आप लोगों के पास, अब वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप लोग वो जाकर लेक्चर दे दिएगा। उसमें मैंने बेसिकली इस प्रॉपर्टी का जो है वो प्रॉपर्टी डिटेल में बड़ी एग्जांपल्स के साथ
साथ चीज़ें समझाई हुई हैं, तो बस उसकी डेफिनेशन को मैं इधर टच करूँगा जिसकी हमें ज़रूरत है, पर डिटेल में मैं नहीं जा रहा। यानी कि अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप लोगों के पास फुलफ़िल हो जाती हैं किसी सेट के ऊपर, तो उस सेट का मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। यानी कि यूँ कह लें कि अगर इस सेट का, मैं इसकी रीज़न भी बता देता हूँ, इधर देखें, एक सेट नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, तो उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, वो 1 है, ठीक है। मैं मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को। नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह चलता चला जा रहा है। अब इसका जो भी सबसेट ले लें, मिसाल है, मैं सबसेट ले लेता हूँ, एस ही ले लेता हूँ, वो 5 7 9 अप टू सो ऑन यूँ ले लें। अब इसका सबसे छोटा एलिमेंट 5 एग्जिस्ट कर गया। अब मैं एक ऐसा सेट ले लेता हूँ, एस इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसका भी सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। 1 से छोटे तो कोई नंबर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर कोई एक सेट खुद बाउंडेड बिलो है या खुद उसका सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसके जितने सबसेट्स होंगे उनका भी कोई ना कोई छोटा एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा, वो अनडिफाइंड नहीं हो सकता। मतलब अगर मिसाल है ये अपर साइड से जो है वो अनबाउंडेड है। अब अनबाउंडेड जो पिछले लेक्चर्स आप लोग जो है वो मतलब यानी कि रियल एनालिसिस अगर जो कोई पढ़ रहा है, तो उसका मैं पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वहाँ से देख लें। तो यानी कि आप लोग बाउंडेड अब बाउंडेड बिलो वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो लोग लाजमी आप लोग देख लीजिएगा। वरना मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये नंबर थ्योरी का जो कोर्स है ये बेसिकली 7th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, तो जो वो चीज़ें हैं वो रियल एनालिसिस 1 की हैं जो 5th सेमेस्टर में मून पढ़ाई जाती हैं, तो वो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। अगर उन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो वो आप लोग रियल एनालिसिस 1 की प्लेलिस्ट में जाके लाजमी देख लीजिएगा। बस मैं अभी सरसरी सी बात ये करूँगा कि अगर कोई सेट जो है वो बाउंडेड बिलो हो, तो आप लोगों के पास उसका जो भी सबसेट होगा वो बाउंडेड बिलो होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेट का लोअर साइड से बाउंड कर दिया जाए, यानी कि लोअर साइड से स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप लोगों को पता है, तो उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सब का आप लोगों को स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता होगा। बड़ा तो आप लोगों के पास यानी कि नहीं पता हो सकता, ठीक है। क्योंकि अब जो पेरेंट्स यानी कि यूँ कह लें कि जो पेरेंट सेट है उसके अंदर आप लोगों को उस बड़े एलिमेंट का नहीं पता, लेकिन क्योंकि सब सेट का ये होता है ना कि उसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं लेकिन कुछ कम भी आ सकते हैं। अब ये वाला जो सेट है इसके अंदर 1 2 3 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये सेट इससे छोटा तो है ना, और सारे के सारे एलिमेंट भी आ रहे हैं, तो लेकिन होगा ये अपर साइड से अनडिफाइंड ही, लेकिन इसका मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। अब यही इस काम जो है वो इधर हो रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको इसका सबसेट कहा था। तो इसका मतलब कि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप लोग नेचुरल नंबर्स के साथ, अब नेचुरल नंबर्स लोअर साइड से बाउंड है, तो अब जो भी इसके सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे लोअर साइड से बाउंड होंगे। तो इस वजह से हम लोग जो है वो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का नाम दिया था। तो चलिए आप लोग अगर वो लेक्चर्स नहीं भी देखते तो आप लोगों को वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का कम से कम पता होगा। लेकिन लोअर बाउंड, अपर बाउंड्स या इन्फीमम सुप्रीमम के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वो चीज़ें लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी हो सके। तो अब इसका मिनिमल एलिमेंट जो है आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोग वो अपनी आसानी के लिए कह लेते हैं कि वो डी है, कोई भी नाम दे लें, मैंने डी कह लिया। डी इस वजह से कहा है क्योंकि डी आप लोगों के पास जीसीडी है। तो अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि वो जो डीसीडी है वो भी किसी लीनियर कम्बिनेशन का लिखा जा सकता है, और वो लीनियर कम्बिनेशन में यूर वी स्मॉलेस्ट है। अब वो स्मॉलेस्ट तो इधर से आ जाएंगे और वो एस के अंदर बिलोंग भी करता है। अब देखें, आप लोगों के पास वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, चले मैंने आप लोगों को डिटेल में अभी बता दिया, मैं आप लोगों को अभी कंसाइजली बता दूं कि अगर कोई सेट एस नेचुरल नंबर्स का सबसेट बना दिया जाए, नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, होल नंबर्स का भी, यानी कि किसी भी ऐसे जो है वो सेट का सबसेट हो जाए। यानी मैं मिसाल जनरली कह लेता हूँ कि अगर कोई ए किसी बी का सबसेट है और जो बी है वो बाउंडेड बिलो है, तो ए भी बाउंडेड बिलो लाजमी होगा। यही वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है। और ऑब्वियसली बात है, नॉन एम्प्टी तो होगा ही, जब सबसेट होगा नॉन एम्प्टी, अगर एम्प्टी होगा तो ऑब्वियसली बात है हम उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे, उसमें तो एलिमेंट्स ही नहीं होंगे। जिस वजह से हम ये कंडीशन पहले बनाते हैं कि नॉन एम्प्टी होगा। फिर सेकेंडली वो किसी ऐसे ही, अब इसमें नेचुरल नंबर्स का ही बन रहा था तो इसमें नेचुरल नंबर्स का बना दिया हम लोगों ने। होल नंबर्स का बन नहीं सकता, बिकॉज होल नंबर्स का जो सबसेट बनेगा उसके अंदर आप लोग के पास ज़ीरो भी इंक्लूड हो सकता है, यानी चांस हो सकता है ज़ीरो भी इंक्लूड हो, लेकिन इसमें तो कोई चांस ही नहीं है ज़ीरो इंक्लूड हो। तो इस वजह से अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने ये कह दिया, अपनी आसानी के लिए ये कह दिया कि वो नेचुरल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है जी। तो अब इसका मिनिमल एलिमेंट हम लोगों ने डी कह दिया। अब डी इस वजह से कहा क्योंकि हम लोगों ने जीसीडी को इसमें इस पिक्चर के अंदर लेके आना था, तो इस वजह से हम लोगों ने डी कह दिया। अब डी चूँकि एस का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो एस की शक्ल का होगा और पॉजिटिव भी होगा। डी ऑब्वियसली एक पॉजिटिव हम लोगों ने प्रूव कर दिया, यानी कि जीसीडी होने के लिए कंडीशंस हम लोगों ने अब डी के ऊपर पूरी करनी है, इस डी को जीसीडी प्रूव करना है हम लोगों ने बेसिकली। अब आगे आने वाले फर्दर स्टेप्स होंगे।
तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, आप लोगों के पास जो डी है वो आप लोगों चूँकि एस का मेंबर है। अभी ये सपोज़ यहाँ हरगिज़ नहीं करना कि जी डी जो है वो जीसीडी है, डी ही जीसीडी है, ये हरगिज़ अभी ज़हन में आप लोगों ने नहीं रखना। यहाँ तक ये ज़हन में रखना है कि जस्ट एक मेंबर है एस का, डी कुछ भी नहीं है और ठीक है। और डी जो कि मेंबर है और डी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो किसी यू और वी स्मॉलेस्ट के लिए, क्योंकि ए और बी तो फिक्स होंगे, ठीक है, तो और यू और वी पे ही कंडीशन बनती है। तो अगर डी जो है वो स्मॉलेस्ट है तो यू और वी भी स्मॉलेस्ट होंगे, यानी जो इंटीजर्स लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे ए और बी का वो भी स्मॉलेस्ट होंगे, तभी उनका रिजल्ट स्मॉलेस्ट आएगा ना। तो इस वजह से आप लोग जो है यू और वी को भी स्मॉलेस्ट, अब मैंने तो यहाँ पर कंडीशन फॉर सम की लगा दी है ना, क्योंकि उन इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर इंटीजर्स ही होंगे ना जिनके ऊपर ये जीसीडी स्मॉलेस्ट बनेगा, तो इसलिए फॉर सम की कंडीशन मैंने लगा दी है। लेकिन आप लोगों ने जहन में ये रखना है कि यू और वी जो है ये स्मॉलेस्ट ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके लिए जो लीनियर कम्बिनेशन है ये सबसे डी बनता है, और ये डी चूँकि सबसे छोटा है इस वजह से यू और वी सबसे छोटे हैं। ठीक है जी, अब हम लोग ये प्रूव करेंगे ये डी है ये ए और बी का जीसीडी है, ठीक है, ये हम लोग अब प्रूव करेंगे बेसिकली। तो अब आप लोग जो है वो डी जीसीडी की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो लास्ट लेक्चर आप लोग देख कर आए हैं उसमें आप लोगों को पता होगा, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा पहले लास्ट लेक्चर आप लोग लाजमी देखें ताकि आप लोगों को जीसीडी का पता हो। जीसीडी की पहली कंडीशन ये होती थी कि जीसीडी, उसमें चले कंडीशन मैंने बेसिकली दो ही बताई हैं, तो आप लोग यूँ कह लें कि मैंने, लेकिन उसमें ये भी बताया था कि कई जगह पर तीन कंडीशंस भी होती हैं कि जो आप लोग शुरू में डेफिनेशन के अंदर पॉजिटिव की बात करते हैं वो पॉजिटिव की बात ना करके उसको एक तीसरी प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जीसीडी पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली जब डी जो है वो एस में है और एस के अंदर हमें पता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वहाँ से डी पॉजिटिव हो गया, वो तो कंडीशन पूरी होगी। अब सेकेंडली ये कंडीशन होती है कि डी उन ए और बी को कॉमनली डिवाइड करता है, यानी कि डी ए को भी डिवाइड करेगा डी बी को भी डिवाइड करेगा। अब हम लोग ये चीज़ प्रूव करेंगे। अब हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम का इधर सहारा लेंगे। वो कैसे कि हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग डिवीजन एल्गोरिदम भी इसकी पिछली किसी प्लेलिस्ट में पिछली जो लेक्चर्स हैं उसमें से कहीं पे पढ़ा होगा, मुझे अब लेक्चर नंबर याद नहीं है। तो अब जो है वहाँ पर जाके डिवीजन एल्गोरिदम बड़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर जाके लाजमी डिवीजन एल्गोरिदम को देखें। तो अब डिवीजन एल्गोरिदम की कंडीशन ये होती थी कि आप लोगों के पास जो है वो कोई भी दो इंटीजर्स होते थे और उनमें से कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मानते थे आप लोग। फिर ये कहते थे कि वो जो मतलब दो इंटीजर्स हैं वो इस शक्ल में लिखे जा सकते हैं, यानी कि किसी यूनिक क्यू और आर के लिए। क्यू आप लोगों के पास क्वोशंट होता था और आर आप लोगों के पास रिमाइंडर होता था, यानी कि फॉर ए एंड डी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब डी चूँकि पॉजिटिव अप्रूव करके आ चुके हैं तो डी पॉजिटिव हो गया। देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट आप लोगों के पास ये जो ए होता था, मतलब जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती थी, ये लिखा जा सकता था क्यू ड्यू प्लस आर, और जो आर होता था वो आप लोगों के पास ज़ीरो से बड़ा, और इस डिवाइज़र, ये जो आप लोगों के पास डिवाइज़र यानी पॉजिटिव नंबर लिखते थे ये बेसिकली डिवाइज़र होता था। अब ये एक यूँ कह लें कि कॉन्सिडेंस बन गया है, ये इत्तेफाक बन गया जिसका डी जो है वो डिवाइज़र से मिल गया है। लेकिन आप लोगों ने ये हरगिज़ नहीं समझना कि डी जो है आप लोगों के पास वो डिवाइज़र होने की वजह से डी लिया था, बस रैंडमली ले लिया मैंने डी। ठीक है जी, आप लोग कुछ और भी ले सकते थे बट लेकिन चूंकि आप डी को ही लेके आ रहे थे तो इस वजह से आप लोगों ने डी डिवाइज़र बना लिया। ठीक है जी, तो अब ज़ीरो इज़ जो है वो यानी कि या रिमाइंडर पे कंडीशन होती है कि वो डिवाइज़र से छोटा होता है और ज़ीरो के बड़ा या इक्वल हो सकता है। इक्वल तब होगा जब वो पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और इक्वल ना हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर जो डी की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन वन चले कहा था मैंने कि ए यू नॉट प्लस बी वी नॉट, इधर से आप लोगों ने जो क्वोशंट है यानी सॉरी डिवाइज़र है इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे लगाई। तो अब ये वैल्यू इसको रीअरेंज किया, यानी कि कुछ आप लोग यूँ कह लें कि पहले हम लोगों ने क्या किया, ए क्यू ए यानी कि क्यू ए यू नॉट प्लस क्यू बी यू नॉट, फिर इस सारे को उठा के उधर ले गई, रिमाइंडर की शक्ल दी। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ए वाली में से ए कॉमन लिया, वो वन माइनस क्यू इंटू यू नॉट बन गया, और बी वाली में से कॉमन लिया तो वो बी माइनस क्यू इंटू वी नॉट बन गया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये भी एक इंटीजर बनेगा और ये भी इंटीजर बनेगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो आप लोग के पास एक्स की है, ये वाली वैल्यू जो आप लोगों के पास वाई की है या यू की और ये वी की है, चलो कि यू और वी लेते आ रहे, मैं इधर यू और वी ले लेता हूँ,
ये u है और ये v है आप लोगों के पास। तो इसका मतलब u और v की इन वैल्यूज़ के लिए r जो है वो a और b का लीनियर कम्बिनेशन बन गया है। ठीक है, इसका मतलब r लीनियर कम्बिनेशन है और ये वाली चीज़ हमें ये बता रही है कि r d से छोटा है। बट हम लोग तो ये चीज़ देख के आ चुके हैं कि d सबसे छोटा एलिमेंट है, ये चीज़ प्रूव करके आ चुके हैं। और ये चीज़ हमें, ये दो चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि d से भी छोटा जो है वो हमारे पास कोई ना कोई s में मौजूद है। यानी कि आप लोगों के पास s के लिए क्या कंडीशन थी कि कोई भी इंटीजर जो इस शक्ल का होगा, यानी a और b का लीनियर कम्बिनेशन होगा और वो जो लीनियर कम्बिनेशन है वो पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली बात है d पॉजिटिव है और जो d है आप लोगों के पास वो सॉरी r जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव भी है और r जो है वो a और b का लीनियर कम्बिनेशन भी है। तो इसका मतलब r जो है वो आप लोगों के पास s में तो बिलोंग कर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब ये पॉसिबल इस वजह से नहीं है कि डी आपने सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया था और ये इक्वेशन 2 बता रही है कि आर जो है वो डी से छोटा है। इसका मतलब एस के अंदर डी से तो छोटे एलिमेंट हो ही नहीं सकते। लेकिन जो हम लोग जो है वो मतलब डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक लेके आ रहे हैं, हमें वो ये चीज़ ये बता रही है कि डी से छोटा एलिमेंट आर में मौजूद है। तो इसका मतलब हम इस चीज़ को जो हम लोग प्रूव करके आ चुके थे कि डी सबसे छोटा है, इस चीज़ को ट्रू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रिमाइंडर को ज़ीरो लेना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब आप लोगों के पास चीज़ ट्रू मानी जा सकती है, क्योंकि डी ऑब्वियसली 0 से छोटा ही होगा। और जो है आप लोगों के पास अगर रिमाइंडर को आप ज़ीरो कर दें तो जो है वो ज़ीरो चूँकि इस सेट के अंदर आ नहीं सकता, तो वो ज़ीरो इस सेट से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों के पास डी मिनिमम वाली कंडीशन फुलफिल रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर ये होगा कि आर आपको रिमाइंडर ऑब्वियसली ज़ीरो लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप नॉन ज़ीरो लेते हैं तो डी से छोटा एलिमेंट एस में आप लोग को ये प्रूफ भी, यानी आप लोग बेसिकली यहाँ पर ये प्रूव कर चुके हैं कि एस के अंदर आर जो है अगर नॉन ज़ीरो हो तो डी से छोटा एग्जिस्ट करता है। लेकिन चूँकि दो जो है डिफरेंट चीज़ें प्रूव की हुई कंट्राडिक्टरी आ गई हैं, तो इस वजह से हमें कोई ना कोई तीसरा रास्ता निकालना था। वो रास्ता हमारे पास ये निकला कि अगर हम लोग आर को ज़ीरो लेके उसको एस में से बाहर निकाल दें तो हमारे पास वो जो पिछले एक प्रूफ था कि डी सबसे स्मॉल है, क्योंकि हम लोग तो डी को डोमिनेट मानेंगे ना, क्योंकि डी हम लोगों ने डी के लिए रिलेशन प्रूव करना है। आर तो हम लोगों ने यूँ कहें कि साइड हीरो था, असल हीरो तो हमारा डी है। तो इस वजह से हम लोग साइड हीरो को बाहर निकाल देते हैं उसको ज़ीरो करके। तो इस वजह से ये वाली जो इक्वेशन थी ए इज़ इक्वल टू क्यू डी वाली, इसको हम लोगों ने आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसमें पुट किया, तो आप लोगों के पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू डी क्यू। अब ये तो डिविजिबिलिटी की कंडीशन बन गई है। ठीक है जी। अब डिविजिबिलिटी आप लोगों के पास क्या कहती थी कि आप लोगों के पास कोई इंटीजर जिसको आप डिवाइज़र बनाना चाह रहे हैं उसके साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके तो दूसरा जो डिवाइडेंड था वो बना दें आप लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डिवाइडेंड वो होता है जो डिवीजन के अंदर आता है। यानी कि अगर आप लोग इसको देखें, अभी कुछ के ज़हन में नहीं भी होगा, अगर ये ए है यहाँ पर चलें, मैं उससे रिजम्बलेंस, ये डी है, ये ए है, ये क्यू है और ये जो है आप लोग के पास आर रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो नंबर इस साइन के अंदर होता है इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, ये डिवाइज़र होता है, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो इसके मुताबिक आप लोगों के पास अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो ये कोशेंट आ गया क्यू और डिवाइज़र डी आ गया आप लोगों के पास, और ये ए। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक ये डी है वो हमारे पास, यानी कि डी इंटू सम इंटीजर हमें आंसर ए मिल गया है। तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये हो गया कि डी जो है वो ए को डिवाइड करेगा। सिमिलरली इसी सिनेरियो के लिहाज से आप लोग यू डी को बी पे भी डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग यूँ कह लें कि आप लोगों के पास बी और डी, यहाँ पर ले ले बी और डी और यहाँ पर बी इज़ इक्वल टू क्यू डी प्लस आर। सिमिलरली रीज़न के साथ आप लोग आर लेस देन डी होगा, वो कंट्राडिक्टरी आ जाएगा, तो बी इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डी आ जाएगा। तो वहाँ से फिर आप लोगों के पास डी जो है वो बी को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब डी ए को भी डिवाइड करा है, डी बी को भी, हमें हमारे पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी। पहले हमारे पास डी पॉजिटिव भी हो गया और डी जो है वो आप लोगों के पास दोनों को कॉमन डिवाइज़र भी हो गया। अब जो थर्ड कंडीशन बनती है वो अब हम लोगों ने प्रूव करनी है, वो हम लोग अब प्रूव भी कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन ये होती थी, थर्ड कंडीशन ये थी कि अगर कोई कॉमन डिवाइज़र और भी है उस डी के अलावा जिसको हम जीसीडी क्लेम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और कॉमन डिवाइज़र भी मौजूद है, तो वो जो कॉमन डिवाइज़र होगा जिसको हम जीसीडी, मिसाल है मैं डी को जीसीडी प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो डी के अलावा जो भी कॉमन डिवाइज़र्स होंगे वो उस डी से छोटे होंगे, क्योंकि जीसीडी सबसे बड़ा होता है, तो जितने भी कॉमन डिवाइज़र्स हैं वो उनसे छोटे ही होंगे। तो अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हम लोग सपोज़ ये करेंगे कि हम लोग कोई एक कॉमन डिवाइज़र लेंगे, पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र। पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र इस वजह से लेंगे क्योंकि अब जो डी है हम बेसिकली प्रूव कर रहे हैं इस एस के अंदर, इस एस के अंदर डी पॉजिटिव है, तो जो कॉमन डिवाइज़र लेंगे वो भी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से तभी वो आप लोगों के पास एस में बिलोंग कर सकेगा ना, एस में बिलोंग करेगा तभी तो आप लोगों के पास ए और बी का जो कॉमन डिवाइज़र हो सकेगा, ए और बी के साथ उसका रिलेशन बन सकेगा। तो इस वजह से आप लोग यूँ कर लें कि नाउ कंसीडर
देयर एग्जिस्ट सी, कोई भी एक इंटीजर सी है जो बिलोंग करता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में से क्यों बिलोंग करेगा, उसकी रीज़न मैंने बता दिया कि इसको आप लोगों ने एस में बिलोंग करवाना है, तभी तो वो आप लोगों के पास ए बी और डी के साथ रिलेशन बना सकेगा ना, क्योंकि ए बी और डी तो तीनों के तीनों एस के अंदर फंसे हुए हैं। तो कोई भी इंटीजर जो आप एस के अंदर रिलेशन बनाना चाहते हैं तो एस वाली कंडीशन को फुलफिल तो करेगा, तो पॉजिटिव तो ऑब्वियसली उसको करना ही करना है। तो इस वजह से आप लोगों को ये पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और हम लोगों ने ये कह लिया कि सच दैट सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, यानी कि आप लोगों ने खुद से मान लिया कि आप लोगों के पास कोई एक कॉमन डिवाइज़र एग्जिस्ट कर गया है। अब आप लोग ये प्रूव करना चाह रहे हैं, करेंगे कि जो सी है वो डी से छोटा है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करते हैं जी, अब चूंकि सी और डी से छोटा है और आप लोग जो है वो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सी ए को भी डिवाइड कर रहा है, सी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो सी ए और बी के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। देन बाय, आप लेक्चर 1 इसका लाजमी देखेगा इस प्लेलिस्ट का, इस चीज़ के रेफरेंस के लिए, थ्योरम 1 पार्ट 8, वहाँ पे थ्योरम 1 करवाया था, पार्ट 8 करवाया था। वो पार्ट 8 ये कहता है कि अगर एक नंबर दो नंबर्स को डिवाइड, डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो नंबर उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन, किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को लाजमी डिवाइड करेगा। यानी उसमें ये था कि इफ़ ए डिवाइड्स बी and A divides C, then this implies A divides bx plus cy for all x y belongs to integers। उधर ये स्टेटमेंट थी, ए और बी में थोड़ा सा इधर उधर हेरा फेरी हो सकती है, अभी एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास अगर एक इंटीजर दो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो उनको किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अब वो किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा तो हम कोई पर्टिकुलर लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो ले सकते हैं ना कि ए यू नॉट प्लस बी वी नॉट, क्योंकि ये भी तो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो दिस इम्प्लाइज सी डिवाइड्स ए यू नॉट प्लस बी वी नॉट फॉर सम यू नॉट वी नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। फॉर सम इस वजह से क्या है, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन इधर फॉर सम के लिए था तो इस वजह से ये भी फॉर सम होगा, वरना किसी के लिए भी होगा। यू नॉट और वी नॉट आप लोगों ने चूंकि एक फिक्स नंबर क्योंकि सबसे छोटे लिए हुए हैं तो इस वजह से फॉर सम वाली कंडीशन आप लोग यहाँ पे बरकरार रखेंगे, ठीक है जी। अब ये वाली किस चीज़ के इक्वल थी, डी के इक्वल थी, तो सी डिवाइड्स डी। अब ये सी डिवाइड्स डी वाली कंडीशन बनेगी। अब सी डिवाइड्स डी है तो ये चीज़ इंप्लाई आप लोगों के पास क्या करेगी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक सी इज़ इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आएगा, सॉरी डी इज़ इक्वल टू सी इंटू सम इंटीजर के कर लें फॉर सम के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन सी और डी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सी को भी आप इधर पॉजिटिव कह चुके हैं और डी आप लोग प्रूव कर चुके हैं कि वो पॉजिटिव होगा, इस वजह से सी और डी पॉजिटिव होंगे। हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, डी का भी मॉड ले लिया और सी के का भी मॉड ले लिया। तो अब ये एक मॉड की डेफिनेशन होती है कि अगर ए बी का मॉड है तो वो ए का मॉड और बी का मॉड अलहदा लिख के इक्वल टू लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये सी का मॉड अलहदा आ जाएगा, के का मॉड अलहदा आ जाएगा। अब जो डी है ये भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव का मॉड उसी नंबर के बराबर होता है। तो ये डी के इक्वल आ जाएगा, ये सी के इक्वल आ जाएगा और ये के का मॉड आ जाएगा। अब के का मॉड एक पॉजिटिव नंबर है, तो किसी प्रोडक्ट में अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को इग्नोर करते हैं तो वो जो साइड होती है वो छोटी हो जाती है। मैं इधर आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। 3 इज़ जो है वो, यानी चलें 5 जो है वो आप लोगों के पास इक्वल है, चलिए 6 ले लें, 6 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है, 3.2। तो ये इसके इक्वल है। अगर आप इसको 2 को इग्नोर करते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन ऑब्वियसली आ जाएगी, इक्वालिटी वाला साइन नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला आएगा कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो अगर 2 को इग्नोर करते हैं तो 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। तो इसी का मतलब अगर आप लोग पॉजिटिव नंबर इधर से ये इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर फिर ये चीज़ इंप्लाई क्या करती है, डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन सी, इक्वल टू नहीं जो है वो आप लोगों के पास ग्रेटर देन सी आ जाएगा। तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये क्या कंडीशन होगी कि वो कंडीशन भी प्रूव हो जाती है कि आप लोगों के पास जो है वो इंटीजर जो है वो आप लोगों के पास ग्रेटर देन आ गया। अगर आप लोग इक्वल टू भी लगा लें तो उसका कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास इस चीज़ का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी एक कंडीशन है ट्रू होना है। तो अगर ग्रेटर देन वाली ट्रू होगी तो इक्वलिटी हो या ना हो उसका कोई असर नहीं होगा। तो अगर आप लगा लें या ना लगाएं आप लोगों के पास कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अगर जीसीडी की डेफिनेशन के हूबहू लिखना है तो आप इक्वलिटी का साइन लगा लें, अगर नहीं लिखना तो आप लोग ना लगाएं, ठीक है जी। तो ये चीज़ इंप्लाई ये करती है, ये आ गया आप लोगों के पास, ठीक है जी। सिंस
के इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, के का मॉड इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब चूँकि के का मॉड इस वजह के ऊपर मॉड इस वजह से रहा है क्योंकि के ऊपर ये कंडीशन नहीं थी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस वजह से हम लोगों ने के मॉड को के का मॉड ही रखा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कि अगर पॉजिटिव होगा तो के का मॉड के इक्वल आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो मॉड के साइन रहेगा उसको पॉजिटिव रखने के लिए। ठीक है जी। तो अब ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो तीसरी कंडीशन भी आप लोगों के पास फुलफिल हो गई कि सी इज़ लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, इक्वल टू डालें या ना डालें वो कोई ऐसा इशू नहीं है, यानी उसे बस छोटा बनाना है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अब तीनों कंडीशन जो आप लोगों के पास वो फुलफिल हो गई हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि सिंस सो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सो डी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। और थर्डली जो है इफ़ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, दिस इम्प्लाइज सी इज़ लेस देन इक्वल टू डी। तो इसका मतलब आप लोगों के पास डी जो है वो जी सी डी होगा जाएगा ए और बी का। और ये जी सी डी स्मॉलेस्ट इस वजह से है क्योंकि ये जो आप लोगों के पास इसका भी एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चले आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसका मतलब ये है ये स्मॉलेस्ट इस वजह से है क्योंकि सॉरी, क्योंकि आप लोग अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में आप लोग ये कह चुके हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब डी जो है इस कंडीशन के मुताबिक एस हैज़ मिनिमल एलिमेंट जो आप लोगों ने डी लिया था और डी को आप लोगों ने जीसीडी बना दिया है, तो इन दोनों को मैच करें तो डी स्मॉलेस्ट बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्मॉलेस्ट, चूँकि डी एस में है डी पॉजिटिव भी होगा। अब डी एस में है तो डी एक लीनियर कम्बिनेशन भी होगा ए और बी का, और डी आप लोगों के पास मिनिमल भी है तो वो स्मॉलेस्ट की बात उधर कर दी है। तो इस वजह से आप लोगों के पास वो चीज़ प्रूव हो जाती है कि जीसीडी जो है आप लोगों के पास स्मॉलेस्ट लीनियर पॉजिटिव कम्बिनेशन होगा जो है आप लोगों के पास ए और बी का। ठीक है जी। तो अब लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, मैं जल्दी जल्दी जो क्रॉलरी उसकी जो है वो हम लोग कर लेते हैं, या चले क्रॉलरी जो है अब जो है वो मैं चले मैं कर ही देता हूँ। किधर गया पेज, किधर गया पेज। अब नज़दीक चले, मेरे पास कोई ख़ाली पेज नहीं था, ये है तो अभी इस पे ही गुजारा करते हैं। तो क्रॉलरी ये कहती है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इसमें भी नॉट बोथ ज़ीरो है तो हम यहाँ पर मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉन ज़ीरो, देन द सेट टी इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये उधर बुक में सारी वर्डिंग में लिखी हुई है बातें, मैं आप लोगों को ज़रा शॉर्ट करने के लिए मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, क्योंकि जो एक मैथ का बंदा होता है उसको ज़रा चीज़ें मैथमेटिकली लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस वजह से मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। आप लोग अगर बुक डाउनलोड कर लिया तो आप लोग जो है वो बुक से भी प्रॉपरली देख सकते हैं। इंटी इज़ क्रॉलरी, इसी यानी थ्योरम की क्रॉलरी है। तो ये आप लोगों के पास प्रीसाइजली द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ डी इज़ इक्वल टू ए और बी का जीसीडी। ठीक हो गया जी। यानी अब ये क्रॉलरी ये कह रही है कि हम लोगों ने एक सेट बना लिया लीनियर कम्बिनेशंस का टी। ठीक है, अब ये जो लीनियर कम्बिनेशंस का सेट है ये सारे के सारे इसी डी के कोई ना कोई मल्टीपल्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें ना, अगर एक नंबर स्मॉलेस्ट है, इस तरह मैं मिसाल देता हूँ, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर्स, तो जितने भी बाकी इंटीजर्स होंगे वो सारे के इवन इंटीजर्स होंगे, वो सारे के सारे 2 के कोई ना कोई मल्टीपल ही होंगे। तो अब हम लोगों ने स्मॉलेस्ट तो ढूंढ लिया इंटीजर, यानी कि स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन तो ढूंढ लिया। अब जो जितने भी उसके पॉसिबल बन जाएंगे मतलब यानी कि लीनियर कम्बिनेशंस यूँ कह लें मल्टीपल्स, तो वो हम लोग अब इसमें प्रूव करने लगे हैं, जिसकी वो जो शुरू में मैंने आप लोगों को जब लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बताया था वो क्रॉलरी अब बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ में ये है कि अब हम पहले ये प्रूव करते हैं कि जो जितने भी आप लोगों के पास मेंबर्स हैं इस टी के, यानी कि ये जितने भी लीनियर कम्बिनेशंस हैं ये सारे के सारे इस डी के मल्टीपल है, पहले ये प्रूव करेंगे। और सेकेंडली ये प्रूव करेंगे कि इस जो डी है इसके जो भी मल्टीपल्स हैं, इस डी के जो भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों के पास
इस शक्ल के हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये चीज़ प्रूव, ये इस वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि देखें कि आप लोग अगर एक चीज़ प्रूव कर रहे हैं एक साइड से कि ये सारे के सारे इसके आप लोगों के पास मल्टीपल्स हैं, तो जो इसके मल्टीपल्स होंगे वो जाहिर सी बात है। अब अगर देखें ना, आप लोग यूँ कह लें कि ये बात ये की जा रही है कि अगर जो है आप लोगों के पास जो 2 है, यानी कि जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब कि 2 के जितने भी सारे मल्टीपल्स होंगे वो इवन होंगे, यानी कि यूँ बात की जा रही है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, यहाँ पर ये प्रूव करना चाह रहे हैं हम, पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जितने भी इवन इंटीजर्स हैं, मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, पहले ये हम प्रूव करेंगे। फिर सेकेंडली हम ये प्रूव करेंगे उस चीज़ को जनरल ट्रू बनाने के लिए कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे इवन हैं। ठीक है, तो अब अगर ये जो चीज़ें हम लोग प्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक ही बात कह देते हैं कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे इवन इंटीजर्स हैं। असल में ये हो रहा होता है कि हम मैथमेटिकली दो चीज़ें प्रूव करते हैं दोनों साइड से कन्वर्सली बना के, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ, कि इफ़ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन, यानी ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन इफ़ एंड ओनली इफ़, चले मुझे स्टेटमेंट अभी जहन में नहीं आ रही, यूँ समझ लें कि आप, उर्दू में बता देता हूँ, सिंपली ये है कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो इवन है। पहले आप लोग ये प्रूव करेंगे। सेकेंडली आप लोग ये प्रूव करेंगे कि जो 2 है, यानी जो इवन इंटीजर्स हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं। अब मैं शायद एक ही बात 2 दफ़ा बोल दी है, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे इवन हैं, और जो जितने भी इवन हैं वो सारे 2 के मल्टीपल हैं। यानी कि ये एक ही बात को 2 डिफरेंट एंगल से प्रूव करके हम लोग उसको जनरल बना देंगे। तो अब हम लोग चले प्रूफ की तरफ चलते हैं। पहले अब हम लोग, अब जो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि इस टी के जो लीनियर कम्बिनेशन हैं वो सारे के सारे डी के मल्टीपल्स हैं। ठीक है जी, हमें ये चीज़ पता है सिंस डी इज़ इक्वल टू ए और बी का जी सी डी, ये चीज़ हमें गिवन है। तो ये चीज़ इम्प्लाई क्या करेगी, जी सी डी की डेफिनेशन के मुताबिक, देन बाय डेफिनेशन ऑफ जी सी डी दिस इम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। जब ए और बी का होगा तो कॉमन मल्टीपल भी तो होगा ना, तो इसका मतलब डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, तो अगर डी ए और बी को भी डिवाइड करता है, देन बाय थ्योरम 1 पार्ट 8, ठीक है जी, थ्योरम 1 का पार्ट 8 जो है वो ये कहता था, अब जब पेपर में ये चीज़ प्रूव करेंगे, अगर ये पेपर में आ जाती है तो करोलरी ये पेपर में प्रूव करेंगे, तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे जो वहाँ पे थ्योरम 1 में थी। ठीक है, तो देन बाय थ्योरम, आप लोग उधर ये लिखेंगे देन बाय थ्योरम, और उसके बाद वो उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, देन बाय थ्योरम 8, थ्योरम 1 पार्ट 8, दिस इम्प्लाइज डी डिवाइड्स, यानी डी किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो उस थ्योरम के मुताबिक ट्रू होगी। अब देखे जाए तो ये वाले इंटीजर्स किस तर्ज के हैं, ये तो टी के मेंबर्स हैं, ये तो टी के मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ हमें ये बता रही है कि दिस इम्प्लाइज कि ए एक्स प्लस डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा ली इज़ इक्वल टू डी के फॉर सम के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ पे फॉर सम की कंडीशन इस वजह से लगी है बिकॉज एक तो बात ये होगी कि वो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से आई है, लेकिन इसकी इस फॉर सम की लॉजिक ये बनती है क्योंकि आप लोगों के पास जो लीनियर कम्बिनेशंस लेंगे वो ए और बी के, फिर वही बात, ए और बी के जो लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे वो फॉर ऑल एक्स एंड वाई बनेंगे, लेकिन ए और बी के जो लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे वो हर इंटीजर नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंटीजर्स बनेंगे, जिसकी वजह से ए और बी के ऊपर तो फॉर ऑल आ जाती है, लेकिन इन लीनियर कम्बिनेशन का जो आंसर आएगा वो तो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक आंसर आएंगे ना, वो हर इंटीजर तो नहीं ना आएगा। तो इस वजह से आप लोग, और एक और बात नोट कर लें कि यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ कि ए और बी जो है यानी जो लीनियर कम्बिनेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन चूंकि ये जीसीडी के मल्टीपल्स होंगे तो उस वजह से इनको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर का ही मल्टीपल जो है वो पॉजिटिव बनाया जा सकता है इंटीजर्स के साथ। लेकिन अगर आप लोग दूसरे एंगल से सोचें कि ए और बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आंसर नेगेटिव में भी जा सकता था, लेकिन हम लोगों ने रखेंगे कि पॉजिटिव में ही, क्योंकि एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो है वो कोशिश ये करेंगे कि एक्स और वाई चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, तो सिर्फ वो वाले
लीनियर कम्बिनेशंस लें जिनका आंसर पॉजिटिव आता है। तो इस वजह से यहाँ पर फिर फॉर सम वाली कंडीशन लग जाती है कि कुछ के लिए ये वाला जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि के जो है अगर नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव जो भी ले लें, इस तरफ अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो बराबर करने के लिए आप लोगों के पास आंसर, क्योंकि डी ने तो पॉजिटिव होना है, अगर इनकी कोई सॉल्व करके आंसर नेगेटिव आता भी है तो उधर आंसर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग यूँ करेंगे कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, अगर ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये कुछ एक्स और वाई के लिए या कुछ के लिए आंसर इस चीज़ के बराबर होगा, तो इस वजह से हम लोग यूँ कह लेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बेसिकली डी का मल्टीपल ही नहीं बनता, यानी अगर डी है डी इंटू वन करें, डी इंटू टू करें, यानी कि अगर टू डी है वो भी डी का मल्टीपल है, थ्री डी है वो भी डी का मल्टीपल है, अगर के डी लिखते हैं तो के डी लिखते हैं वो भी डी का मल्टीपल होगा ऑब्वियसली फॉर सम के। ठीक है जी, तो इस वजह से ए और बी डी के मल्टीपल के इक्वल है, तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि डी इज़ या ए एक्स प्लस बी वाई इज़ मल्टीपल, इंटेग्रल मल्टीपल बेसिकली इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ डी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जो ए एक्स प्लस बी वाई सारे के सारे, क्योंकि ये फॉर ऑल के लिए था, ए एक्स प्लस एक्स और वाई तो फॉर ऑल के लिए है ना, वो तो फॉर सम की कंडीशन के ऊपर है, एक्स और वाई तो फॉर ऑल के लिए है। तो इसका मतलब इस टी के एक्स और वाई फॉर ऑल के लिए टी के जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे डी के मल्टीपल्स आप लोग यहाँ तक प्रूव कर चुके हैं। अब सेकेंडली हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इस डी के जो भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे इस शक्ल के हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, कि चूँकि जी सी डी है और जी सी डी जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन होता है, देन बाय प्रीवियस ये आप लोग इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिएगा अगर ये सिर्फ क्रॉलरी आ जाती है। थ्योरम दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू ए एक्स नॉट, इधर चले उधर एक्स नॉट है तो इधर एक्स नॉट कर लेते हैं, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट फॉर सम एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर ये हो गया, फॉर सम आ गया। अब डी जो है वो ए और बी का लीनियर कम्बिनेशन बन गया और डी पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये तो ये होगा कि ये एक पर्टिकुलर, ये एक यानी कि है एक्स और वाई, एक्स नॉट और वाई नॉट पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, ये कोई जनरल वैल्यूज़ नहीं है, यानी कि सिंगल वैल्यूज़ हैं, एक्स की भी यहाँ पे एक वैल्यू है, वाई की भी यहाँ पर कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोगों ने चूंकि इसको जनरल करना है, हर एक्स वाई के लिए बनाना है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एन यहाँ पर वेरिएबल होगा, यानी एन की वैल्यू चेंज हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसका आंसर एक वेरिएबल बन जाएगा। अभी एक वेरिएबल नहीं है, ये एक फिक्स्ड आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई स्मॉलेस्ट हैं और स्मॉलेस्ट के केस में जो है आप लोगों के पास कोई फिक्स्ड नंबर होता है, एक्स और वाई चेंज नहीं होंगे, यानी एक्स नॉट और वाई नॉट भी फिक्स होंगे, ए और बी तो ऑब्वियसली फिक्स होते हैं, तो आंसर भी एक फिक्स आएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि एन मल्टीप्लाई करेंगे, एन इज़ इक्वल टू एन इंटू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। तो यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक आप लोग, मैं प्रॉपर प्रॉपर्टी के लिहाज से आप लोग को लॉजिकली लेकर चलूँगा। कई लोग तो कहते हैं जी यहाँ पर कट जाएगा, और कई लोग तो मैंने देखे हैं कि इस हद तक गलती करते हैं मैथ के अंदर, जो कि एक गुनाह कबीरा समझा जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर, कि वो वेरिएबल को वेरिएबल से काट रहे होते हैं। ठीक है, तो हालांकि वेरिएबल तो वेरिएबल से कटता ही नहीं है, लेकिन उनका इन्वर्स हकीकत में मल्टीप्लाई हो रहा होता है दोनों तरफ। तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों को प्रॉपरली लॉजिकल स्टेप्स के साथ लेकर चलूँगा, जिस वजह से स्टेप्स तक तो बढ़ जाएंगे लेकिन आप लोगों को लॉजिक का पता होगा। ठीक है जी, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिख नहीं रहा, प्रॉपर्टी का नाम बस बोल दूंगा, आप लोग अगर नोट्स में लिखना चाहें तो वो लिख लीजिएगा। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, क्योंकि लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये एन इंटू ए एक्स नॉट प्लस एन इंटू बी वाई नॉट। ठीक है जी, तो अब क्या होगा आप लोगों के पास कि एक्स और जो है वो यहाँ पर आप लोग क्या लगा लें कि कम्यूटेटिव लॉ लगा लें, कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक ये ए एक्स नॉट इंटू एन आ जाएगा। ठीक है जी, और आप लोगों के पास प्लस बी वाई नॉट इंटू एन आ जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने तरतीब ये रखी है कि जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में होता है कि अगर आप राइट साइड से एक तरफ मल्टीप्लाई करें तो दूसरी तरफ भी राइट साइड से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता
किया जाता है। हालांकि चूँकि इंटीजर्स है, इंटीजर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं तो डायरेक्टली हम इधर उधर कर सकते थे, लेकिन चूँकि मैंने लॉजिकल स्टेप्स बताने थे तो इस वजह से आप लोगों को बता दिया है। आप लोग अगर इधर उधर करते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर को इतना ना करे, लेकिन अगर कोई लॉजिकल बंदा आ गया तो हो सकता है वो नंबर भी काट सकता है, क्योंकि मैथ वाले अक्सर होते ही सर फिरे हैं। तो इस वजह से जो है वो आप लोग कोशिश करें कि लॉजिकली चीज़ें लेकर चलें। तो ये कम्यूटेटिव लॉ से आ गया। अब एसोसिएटिव लॉ यूज़ होगा, ए इंटू एक्स नॉट इंटू एन प्लस बी इंटू वाई नॉट इंटू एन। तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर बन गया, ये भी एक इंटीजर बन गया। तो इसका मतलब ये आप लोगों के पास यू की ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाई की वैल्यू होगी। अब ये वेरिएबल इस वजह से बनेगी क्योंकि एन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। एक्स नॉट और वाई नॉट तो फिक्स है, लेकिन एन कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि एन आप लोगों के पास क्या है, वो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर ये होगा कि एन जो है वो आप लोगों के पास कोई फिक्स नंबर नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास ये जो एक्स नॉट इंटू एन है, वाई नॉट इंटू एन है, इनका जो एंड रिजल्ट बनेगा वो एक फिक्स नंबर नहीं बनेगा, वेरिएबल ही एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इन प्रोडक्ट का आंसर चेंज होता जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग ये एक्स और वाई की इक्वल ले सकते हैं। और एक्स और वाई जनरली किसके बराबर है, इसके, और ये वेरिएबल्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब एन डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब चूंकि एन जो है वो 1 2 3 इनके फिक्स नंबर के हर मल्टीपल का बनेगा और ये स्मॉलेस्ट थे, तो इसका मतलब कि ये वाला जो नंबर होगा, मिसाल है मैं देता हूँ 2 इंटू यानी कि एन और 3 इंटू एन। अब 2 फिक्स नंबर है, एक्स नॉट वाई नॉट, एन वैल्यूज चेंज होगी। तो इसका मतलब 2n का मतलब सारे के सारे इवन, 3n का मतलब सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर इस चीज़ को जनरल करके हम लोग जनरल रिजल्ट में हर इंटीजर पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये तो चलो मैंने इवन और ऑड की बात की ना, तो इसको लेकिन चूंकि एक्स और वाई, एक्स नॉट और वाई नॉट चूंकि ना तो इवन होंगे ना ऑड होंगे, अब एन की वैल्यूज 1 2 3 चेंज करते चले जाएंगे, तो वो हो सकता है वो सारे के सारे इंटीजर्स बन जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो है वो आप लोगों के पास एक्स और वाई को हर इंटीजर कर देंगे, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स कर देंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये चीज़ प्रूव हो गया कि डी के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, इंटेग्रल मल्टीपल्स डी के जो भी इंटेग्रल मल्टीपल्स बनेंगे वो सारे के सारे इस शक्ल के हैं। और ये शक्ल किस शक्ल की है, यानी कि ये शक्ल होने के लिए टी का मेंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर बिलोंग करके एन डी बिलोंग्स टू टी, एन डी बिलोंग्स टू टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या प्रूव किया कि जो ये लीनियर कम्बिनेशन थे, ये सारे के सारे जो लीनियर कम्बिनेशन थे ये डी के मल्टीपल्स थे, इंटेग्रल मल्टीपल्स थे। अब हम लोगों ने ये शो किया कि जो डी के जो भी इंटेग्रल मल्टीपल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे टी के मेंबर्स हैं। तो ये प्रूव कर दिया। तो अब ये दोनों चीज़ें प्रूव होगी और ये थ्योरम हमारे पास प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, अब ये था जी आज का हमारा अब लेक्चर भी काफ़ी डिटेल में चला गया है। तो बस मेरे लेक्चर जो हैं वो ज़्यादातर डिटेल में इस वजह से होते हैं क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी स्टेप को, क्योंकि मैंने जितने भी अक्सर यूट्यूब पर लेक्चर्स जो है वो देखे हैं, अक्सर टीचर्स देखे हैं, वो एक एक स्टेप को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, बस यूँ कह देते हैं जी बच्चों को पता होगा, लेकिन अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता और ना बच्चे अक्सर सोचते भी नहीं हैं कि ये स्टेप आया तो अब यहाँ पर फॉर सम क्या होगा, फॉर सम किस वजह से लिखा हुआ है। तो जो है आप लोगों के पास ये चीज़ नहीं सोचते बच्चे, जिसकी वजह से आप लोगों को मैथ मज़े का नहीं लगता, मैथ बोरिंग लगता है, मैथ मुश्किल लगता है, कैसे आ गया स्टेप। तो मेरी बस ये कोशिश ये है कि आप लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट जो है मैं एक्सप्लेन करके चलूँ, जिस वजह से लेक्चर थोड़ा लेंथी तो हो जाता है, आप लोगों को यूँ भी लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है बंदा, लेकिन ये है कि आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप की बेसिक नॉलेज की समझ आ जाती है, जिस वजह से आप लोगों को समझना आसान हो जाता है। वरना लिखे लिखाई के लिए तो आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लोग रट्टा भी लगा सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो है वो अगर चीज़ों को समझना है, मैथ को एंजॉय करना है, तो आप लोगों को फिर एक एक स्टेप का पता होना चाहिए, एक एक लॉजिक का पता होना चाहिए। यानी कि यूँ मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को प्रीवियस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे आने के लिए जो सीढ़ी है वो सीढ़ी मैं आप लोगों को बना कर दिखाऊँ कि वो सीढ़ी है क्या बेसिकली। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अच्छा अच्छा पढ़ें, अच्छा अच्छा समझें, दूसरों को समझाएं, दूसरों की हेल्प करें, ताकि आप लोगों को भी देखें। जो है वो अब मेरा फेवरेट जो साइंटिस्ट है वो तो बेसिकली रिचर्ड फाइनमैन है, एक क्वांटम फिजिस्ट है। तो वो ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को मास्टर करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आप उस चीज़ को पढ़ाना शुरू कर दें। आप लोगों को अगर वो चीज़ नहीं भी आती ना, तो आप लोग जब उस चीज़ को पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों को सोचने के नए नए ज़ाविये समझ आएंगे कि अब एक बच्चा है, वो हर बच्चे को अगर समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हर बच्चा डिफरेंट माइंड का होगा, वो उसी चीज़ को डिफरेंट एंगल से सोच रहा होगा। तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट सोचने के डायरेक्शंस मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोग अगर उन डायरेक्शंस पर चलें तो आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है, जिस वजह से फिर वो ये कहते थे। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को डिफरेंट डायरेक्शंस बस मैं दिखाने की कोशिश करूँ,
जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप लोगों को भी सीखने को मिलता है। तो इसी तरह सीखते सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम।